चलो थोड़ा बात स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, चलो लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आपको बताया था बेटा। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म वैसे मैंने कहा से 12th की पीजीडी के सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट है वैसे तो, लेकिन 11th के चैप्टर्स में बार-बार यूज हो जाता है। उस बच्चे ने कहा था, उन्होंने रवि दोते ने न्यूज़ ने कहा था, एक कोचिंग में करवाया तो सीधा केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर दिया, तो उसके फॉर्मूले रटने पड़ रहे उसके, क्योंकि उसमें वही बात है, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, ये सब एक्टिव मास ही बार-बार बेटा काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम काम निकालते चैप्टर करके ये जरूरी नहीं है, कम से कम तुम्हें आइडिया भी होना चाहिए। जो चीज 12th की भी है कम से कम थोड़ा बहुत उसका तो बच्चे को पता होना चाहिए, जो बीच में यूज हो रहा है वो है क्या, क्लियर है। बाकी कुछ नहीं है बेटा, जो कंसंट्रेशन होती है यानी सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की जो अमाउंट्स होती है उनको अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है, अलग अलग टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, उनको अलग अलग नाम दे दिया गया। क्लियर है, सीक्वेंस में मैं थोड़ा फास्ट रिपीट कर रहा हूँ, सुनना इस बात को दिमाग में बिठा लेना। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन 1 मोल मिक्सर में किसी कंपोनेंट के खुद के जो मोल होते हैं वो है उसकी मोल फ्रैक्शन। क्लियर है, जैसे आपसे बोला गया है कोई दो कंपोनेंट है, जैसे सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, पार्ट है। सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन मान लो 0.2 है, इसका मतलब सॉल्वेंट की कितनी हो जाएगी 1 माइनस 0.2 कर दो, फिर दोनों का टोटल सम कितना आना है 1। क्लियर है, इसकी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो तो खुद के मोल अपॉन है क्लियर है बेटा। और यूनिट बेस पे 100 के ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, कौन से मोल कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिक्स डाटा बचेगा। क्लियर है, ये मोल फ्रैक्शन। फिर हमने कहा था मोलरिटी, मोलरिटी स्मॉल m, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जो मोल्स होते हैं उसको बोलते हैं मोलरिटी। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल्स होते हैं उसको बोलते हैं मोलरिटी। स्मॉल m होता है बेटा N1/W2 किलोग्राम में। क्लियर है बेटा। अब हमने सॉल्यूट वगैरह मास, मोलर मास के टर्म में दे रखा है, आगे से कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम को ग्राम में लिखेंगे तो अपोजिट साइड में थाउजेंड लिखेंगे बेटा। क्लियर है, और इसकी यूनिट फर्स्ट फॉर्मूले पर बेस कर ध्यान रखना, तो यूनिट क्या होगी बेटा मोल पर किलोग्राम। ये मोलरिटी का काम हो गया। क्लियर है, मोलरिटी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल मोलरिटी बोली जाती है बेटा। क्लियर है, तो सॉल्यूट के मोल यानी N1/3 लीटर। क्लियर है, यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। क्लियर है, और मोलरिटी जो होती है बेटा इसको एक्टिव मास कंसंट्रेशन वगैरह बोला जाता है बच्चों। क्लियर है, ठीक है। फिर अपने कहा था नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होती है 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट, इसको बोला जाता है नॉर्मेलिटी। यानी सॉल्यूशन को अगर क्या करे बेटा वॉल्यूम की टर्म में ले, और अगर सॉल्यूट को इक्विवेलेंट की टर्म में ले तो इनके लिए कौन सा कंसंट्रेशन नाम दे दिया गया इसे नॉर्मेलिटी। क्लियर है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा E/V। अब बच्चे निकालने सेक्शन E क्या होता है, E कुछ नहीं है बच्चों। क्लियर है, जैसे मोल क्या है अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट के फॉर्म में यूज होता है, वैसे ही इक्विवेलेंट है बेटा। इक्विवेलेंट में क्या होता है सबस्टेंस के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट के फॉर्म में यूज होगा। आयनिक वगैरह चैप्टर में बहुत काम आएगा बेटा। जैसे अपन बोलते हैं 1 मोल 2 मोल 10 मोल 20 मोल, वैसे ही 1 इक्विवेलेंट 5 इक्विवेलेंट 10 इक्विवेलेंट बार-बार यूज होगा। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मोल सिर्फ और सिर्फ अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, इक्विवेलेंट अमाउंट के साथ साथ क्या करेगा चार्ज को भी शो कर देगा। जैसे मैंने लिखाया था कि इसका फॉर्मूला आता है N/X, x होता है यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है बेटा, वैलेंसी फैक्टर। वैसे तो अलग अलग कंडीशन में बेटा इस वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सभी का कैलकुलेशन वही होता है, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, इसको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे बेटा, एक लेक्चर का काम पूरा, एक लेक्चर का काम। शॉर्ट में मैंने बताया था अगर कोई आयन दे रखा हो उसके चार्ज की जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड, वही क्या होगा उसका वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है, किसी एसिड की बात करें तो कोई एसिड जितनी एक्स डोनेट करता है वही उसके लिए एक्स की वैल्यू होगी, कोई बेस जितने OH- आयन डोनेट करता है वही उसके लिए वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू होगी। कोई सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब एसिड है ना बेस है, मतलब सॉल्ट है, सॉल्ट पे टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव देख सकते हो टोटल नेगेटिव देख सकते हो, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू जो होती है बेटा वही उसका वैलेंसी फैक्टर है बेटा, क्योंकि घूमने के बाद वही आ जाती है नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है वैलेंसी फैक्टर। समझ में आ गया बेटा। तो ये 4 कंसेंट्रेशन टर्म हमने लिखी थी और मैंने इसमें 2 क्वेश्चन भी करवाए थे बेटा, ध्यान करके कि कैसे कैसे क्वेश्चन, अगर टाइम पास के लिए मैं 2-3 मोल को क्वेश्चन करवा देता, मास इतना मोलर मास इतना वॉल्यूम इतना, ये क्या होगा वो क्या होगा फॉर्मेलिटी वाला काम था। क्लियर है, लेकिन मैंने तुम्हें फिक्स डाटा देके हमें कैसे जो हमें चाहिए वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एक चीज मैंने कैलकुलेट करके बताया कि कैसे करना क्या करना। क्लियर है बेटा, यस और नो। ठीक है, तो बीच में बेटा जो भी ये 2 लेक्चर मैंने आपको दिए हैं, बीच में जो भी चैप्टर्स आएंगे जैसे इसमें भी पेज पे यूज होगा, और फिर केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, पूरे चैप्टर में भरा पड़ा। क्लियर है, तो बच्चे को आइडिया होना चाहिए।
मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन है, ये सब क्या क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस और नो? चलो बेटा आगे बात स्टार्ट करते हैं, वापस अपने मोल पर आते हैं बेटा। रेडी? लिखो स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टोइकोमेट्री, स्टोइकोमेट्री केमिकल रिएक्शन। स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। देख लिए? यानी कि केमिकल रिएक्शन इसकी स्टोइकोमेट्री क्या है? देखो बेटा, जैसे मैंने कहा था मोल कॉन्स्टेंट वैसे देखो हर चैप्टर बेटा खाली कंपैरिजन, इसमें मेरी मैथमेटिक्स है, ये इतना है तो ये क्या होगा, ये इतना है तो ये क्या होगा, लेकिन वो तो कंपैरिजन किया जाता है बस वो किसके बेसिस पे किया जाता है? स्टोइकोमेट्री के बेसिस पे ही किया जाता है। क्लियर है? तो बच्चे को स्टोइकोमेट्री का आइडिया होना बहुत जरूरी है बेटा। क्लियर है? ताकि वो कंपैरिजन कर सके। चलो बेटा देखो कैसे करना है, क्या करना है, समझना इस चीज को। पहली बात तो स्टोइकोमेट्री होती क्या है, तो क्या कहेंगे? The digits or coefficient which are written before reactants and products in a balanced chemical reaction. इधर ध्यान दो कि the digits or coefficients which are written before reactants and products in a balanced chemical reaction called as stoichiometry of reaction. क्लियर है? इसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, चाहे कितने भी रिएक्टेंट्स हो चाहे प्रोडक्ट्स हो, उनमें उनसे पहले जो डिजिट्स या कोएफिशिएंट्स लिखे जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री बोला जाता है। ओके, बच्चा क्या कर सके कैसे तो समझना बेटा इस बात को। कैसे? फॉर एग्जांपल नॉर्मली हमें पता है अपना सबसे फेमस केस है, जैसे अपन बात करते हैं बेटा अमोनिया की। ओके, अमोनिया का फॉर्मेशन सीधी बात है। अमोनिया में कौन कौन से एटम होते हैं बेटा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। एक बात तो श्योर है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? अमोनिया का होगा। तो नॉर्मली अगर हम लिखें अमोनिया की रिएक्शन लिखे बेटा, ये जैसे नाइट्रोजन है और ये जैसे हाइड्रोजन है। क्लियर है? और इन दोनों के कंबाइंड होने से हमें पता है अमोनिया बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NH3। क्लियर है? अब ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? मैंने क्या कहा? बैलेंस केमिकल रिएक्शन, पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है। क्लियर है? और रिएक्शंस को बैलेंस करने का तरीका क्या है बेटा? बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, यानी एरो से पहले और एरो के बाद। क्लियर है? बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, नंबर ऑफ एटम और टोटल चार्ज इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रही है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? रिएक्शन को बैलेंस करने के दो तरीके होते हैं, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ एटम्स क्या करने हैं? इक्वल करना है बेटा। क्लियर है? नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए और टोटल चार्ज भी इक्वल होना चाहिए। जितना पॉजिटिव मिलता नेगेटिव, पहले 0 तो बाद में 0, पहले +2 तो बाद में भी ओवरऑल +2, पहले ओवरऑल -2 तो बाद में भी ओवरऑल -2 आना चाहिए। रिडक्शन में मैंने कई जगह बताया बेटा, याद है ना? क्लियर है बेटा? हम चार्ज बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन ऐड करके H+O- ऐड करके, याद है ना? तो बैलेंसिंग का ही तो काम है बच्चों। क्लियर है? अपने क्या बोला? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों देखो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका क्या है? नाइट्रोजन की अगर बात करूं तो सबसे पहले इनको स्टेबल फॉर्म में लिख दो। नाइट्रोजन ये बताओ नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? अरे N2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? करता है बेटा। हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? H2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? अमोनिया हमें पता है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? NH3। क्लियर है? अब मैंने क्या कहा, यहाँ चार्ज की तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 0 ये भी 0, और बिफोर रिएक्शन कितना है? 0, आफ्टर रिएक्शन कितना है? 0। चार्ज की कोई दिक्कत नहीं है, एटम्स को बैलेंस कर लो। देखो बिफोर रिएक्शन नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है बेटा, नाइट्रोजन के 2 एटम। आफ्टर रिएक्शन कितना है? 1 एटम। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन की बात करो 1 एटम है, क्या करूंगा? इसको वापस हटा दूंगा इक्वल करने के लिए? नहीं बेटा, अधिक खतरनाक मैथमेटिक्स मत लगा देना बेटा, कंट्रोल रखना खुद पर। ये तो बेटा स्टेबल फॉर्म में लिखा ही जाएगा। क्या कर सकते हैं? कोई कोएफिशिएंट यूज कर सकते हैं बेटा, 1/2, 2, 3, 1/3 कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। क्लियर है? तो क्या करेंगे? इधर 2 एटम है तो इधर भी क्या कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर ये 2 है इसको 1/2 कर देते, बिल्कुल बेटा कर सकते हैं, लेकिन जहां तक फर्स्ट के कोएफिशिएंट को इंटीजर में लेना, कंपैरिजन करना इजी रहेगा। क्लियर है बेटा? अपन यहाँ 1/2 भी कर सकते थे, नो डाउट है। 2 एटम है उसका हाफ कर देंगे, कितना एटम आ जाएगा? 1। लेकिन जहां तक उसके कोएफिशिएंट को क्या लेना है? इंटीजर में लेना है। क्लियर है? ये नाइट्रोजन में 2 एटम दे, नाइट्रोजन हमने इधर भी कितने कर दिए? 2 एटम कर दिए। अब नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन क्या हो गया?
इनबैलेंस हो गया बेटा कैसे, ये 2 है, इधर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 6 एटम, तो इधर क्या करूंगा यस और नो, यानी आप देखो आप बैलेंस करो, नाइट्रोजन के बिफोर रिएक्शन कितने हैं 2 एटम, इधर कितने हैं 2 एटम, बिफोर रिएक्शन हाइड्रोजन 3 मल्टीप्लाई बाय 6 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने 6 है, क्लियर है, ये बैलेंस रिएक्शन है, चार्ज तो वैसे बैलेंस है, देख सकते हो बेटा पहले भी 0 है बाद में भी ओवरऑल 0 है, क्लियर है, इसका मतलब चार्ज बैलेंस सही है, और देखो बेटा आप कुछ नहीं मतलब कितना है 1, यहाँ कुछ हमने कितना लिखा 3, यहाँ में क्या लिखा 2, यही क्या है रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री है, समझ में आ गया। अब मैंने क्या बोला है दोबारा सुनिए इस बात को, द डिजिट्स और कोएफिशिएंट्स which are written before reactants and products in a balanced chemical reaction called as stoichiometry of रिएक्शन। आप समझ में आई क्या, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में पहले रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस का मतलब समझ में आ गया, नंबर ऑफ एटम और चार्ज इक्वल होना चाहिए, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे पहले जो डिजिट या कोएफिशिएंट लिखा होगा तो बोलेंगे रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर बेटा, लिखो 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 द डिजिट्स और कोएफिशिएंट्स digits or coefficients the digits or coefficients which are written the digits or coefficients which are written before the reactants and products, the digits or coefficients which are written before the reactants and products, which are written before reactants and products in a balanced chemical reaction, in a balanced chemical reaction are called stoichiometry of reaction, stoichiometry of reaction. The digits or coefficients which are written before reactants and products in a balanced chemical reaction are called as stoichiometry of reaction. Clear बेटा, इसका मतलब बेटा यहाँ पर हमने जो ये लिखा है बेटा 1 2 3 ये सब हमने लिखा है 1 2 एंड जैसे 1 हो गया 3 हो गया एंड 2 हो गया, ये सब क्या है बेटा ये रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री है, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, यस और नो, क्लियर बेटा, देखो फॉर एग्जांपल यस और नो, चलो बेटा देखो एक बेटा देखो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के बारे में बहुत पूछा हुआ बेटा, देखो क्या रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या करती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की रिलेटिव अमाउंट के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। मैंने क्या कहा स्टोइकियोमेट्री क्या करती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो रिलेटिव अमाउंट होती है ये इतना है तो ये क्या होगा, ये इतना है तो ये क्या होगा, उनके आपस में रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। ओके बच्चा करेगा सर कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख दी बेटा, ये मान लो 2a + 3b 2a + 3b बन रहा है 4c + 5d, क्लियर बेटा। अब देखो बच्चों सबसे पहले मुझे चल के कुछ नहीं दे रखा है बेटा, तो इसको मान लो ये जो कोएफिशिएंट है इसके बेसिस पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 मोल, यस और नो। स्टोइकियोमेट्री क्या करती है, रिलेटिव अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है, कैसे बच्चों आपको चल के अमाउंट नहीं दे रखी है, a इतना है, b इतना है, c इतना है, d इतना है, तो आप इन कोएफिशिएंट की हेल्प से कंपेयर कर सकते हो। ओके ये कुछ बच्चा का इसको मोल को इक्वल या अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की सबसे बेस्ट यूनिट क्या है बच्चों, मोल है, क्लियर है। तो ये 2 मोल है, ये कितना है बेटा 3 मोल है, ये कितना होगा
4 मोल और ये कितना होगा 5 मोल्स में आ गया। क्लियर है। अब देखो मतलब कंपैरिजन कैसे करते हैं, ये तो कोएफिशिएंट से हमने कंपेयर कर लिया। कंपैरिजन करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं उसको 1 मान के करते नहीं करते। अरे ए की वैल्यू 10 है, बी की 20 है, तो ए के कंपैरिजन में बी कितना है अपन बोल देते हैं डबल है। बोलते नहीं बोलते हैं, कैसे बोलेंगे ए 10 है तो बी है 20, ए 1 होता तो बी होगा 20/10 यानी 2। तब अपन बोलते हैं बी क्या है बेटा, ए के कंपैरिजन में 2 टाइम्स डबल है। यस और नो। हमेशा ध्यान रखना कंपैरिजन किया जाता है बेटा 1 के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में आपको कंपेयर करना है उसको 1 मान के कंपेयर करो। आप परसेंटेज बोले तो 100 से करो। ठीक है। कैसे, जैसे अपन अपना स्कोर कैलकुलेट करते हैं टेस्ट पेपर का, 720 से आते हैं 120, 1 में से आएगा 120 को 720, तो खाली 1 से करोगे तो बताइए बेटा 0.1%, 0.2% ऐसे आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़े से आपकी इज्जत रखने के लिए मल्टीप्लाई में 100 पर लगा दिया, 10% 20% बोलोगे तो उसको ठीक लगेगा। बात समझ में आ रही है क्या। तो मैंने क्या कहा, नॉर्मली कंपैरिजन करने के लिए 1 से कंपेयर करते हैं, अगर परसेंटेज वर्ड यूज हुआ तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करते हैं ना। 7 में 120, एक में से 120/720, 100 में से मल्टीप्लाई बाय 100। यस और नो। क्लियर है बेटा। तो ये ध्यान रखना कंपैरिजन किया जाता 1 के रेस्पेक्ट में। ये अगर 2 मोल था तो ये कितना है 3 मोल, ये अगर 1 मोल हो तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3/2 मोल। यस और नो। एक को फिक्स कर लो बेटा, जिसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करना है उसको फिक्स कर लो। कैसे, ये 2 मोल है तो ये 3 मोल है, ये 1 मोल होता है तो ये 3/2 मोल। क्लियर है। ये 2 मोल है तो ये कितना है 4 मोल, ये 1 मोल होता है बेटा, ये 1 मोल हो तो कितना होगा 4/2 यानी 2 मोल। यस और नो। ये 2 मोल है बेटा तो ये कितना है 5 मोल, और ये 1 मोल तो ये कितना होगा 5/2 मोल। यस और नो। क्लियर है। या फिर अगर मैं इससे कंपेयर करूं बच्चों तो कैसे देखो, ये 3 मोल है तो ये कितना है 2 मोल, अगर ये 1 मोल हो, ये 1 मोल हो तो ये कितना हो जाएगा 2/3 मोल। यस और नो। क्लियर है। ये कितना हो जाएगा बेटा 4/3 मोल। कैसे बना समझ में आ रहा है। यस और नो। ये कितना हो जाएगा बेटा 5/3 मोल। बात समझ में आई। दिमाग में सेट रखना। तो इससे मुझे कंपेयर करना है उसके रियल मोल्स को सभी के रेशियो में कर लो बात खत्म। यस और नो। जिससे कंपेयर करना है मतलब जिसको एक को फिक्स कर लो कि ये 1 है, बात खत्म। जिससे कंपेयर करना उसको फिक्स कर लो। इसके 2 थे, अगर इसके 1 मान लिए, इसके एक्चुअल मोल को सभी के देखो 4 में कर दिया 3/2 4/2 5/2, ये 3 है, एक्चुअल 3 था, इसके रेस्पेक्ट में कंपेयर किया तो ये 1 मान लिया तो कितना हो गया 2/3 4/3 5/3। समझ में आ गया। यस और नो। क्लियर है बेटा। देखो देखो द स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, द स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, द स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन इज divergent, the stoichiometry of reaction is divergent, the stoichiometry of reaction is divergent the relation, the stoichiometry of reaction, the stoichiometry of reaction is represent the relation between, represent the relation between relative amount of, it represent the relation between relative amount of reactants and products, it represent the relation between relative amount of reactants and products। रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या रखी है बेटा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की रिलेटिव अमाउंट के बीच का रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये इतना है तो ये क्या होगा, ये इतना है तो ये क्या होगा। क्लियर है। फॉर एग्जांपल से करते हैं कैसे बेटा, से करते हैं। ये एक को फिक्स करते हैं उसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं।
ये तो मैं बेसिकली बात करी होगा रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या है। क्लियर है। बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, तो ध्यान रखना रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री को क्या कर सकते हैं बेटा, एक तो जो जस्ट कॉमन है बेटा मोल या कंसंट्रेशन, मोल की टर्म में तो करते हैं। क्लियर बेटा, मोल मोल या कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में क्या जाता है बेटा, मोल भी आता है, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और इक्विलिब्रियम वगैरह। क्लियर है, मोल की टर्म में तो करते ही करते हैं, और क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में भी करते हैं। क्लियर है, किसकी टर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में करते हैं। और अगर कोई बेसिस रिएक्शन है तो स्टोइकियोमेट्री को क्या करते हैं, वॉल्यूम की टर्म में भी कर सकते हैं। इधर ध्यान दो, क्या करते हैं, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को क्या करते हैं, कंसंट्रेशन की टर्म में रिप्रेजेंट करते ही करते हैं। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में करते हैं, और अगर बेसिस रिएक्शन है तो क्या करते हैं बेटा, वॉल्यूम की टर्म में भी करते हैं। लेकिन रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को डायरेक्टली कभी भी वेट की टर्म में नहीं करते। इसका रीजन क्या है बता सकते हो, वेट की टर्म में क्यों नहीं करते। टीचर एक सीधा सा तुम्हारा जरूर दिखाता है क्या, बैठो कैसे 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 अलग अलग होता है, मोल के रिस्पेक्ट में अलग अलग होता है बेटा। बिल्कुल देखो बेटा कैसे करना है, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल वॉल्यूम से कैसे नहीं किया, नंबर ऑफ पार्टिकल वॉल्यूम के लिए क्यों नहीं किया। बिल्कुल बेटा, वन मोल के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, सेम होगा। चलो तो सुनना इस बात को, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर है, मैंने कंसंट्रेशन लिखा है इसमें, मोल, इक्विवेलेंट, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी चारों। ठीक है, सभी के रेस्पेक्ट में बार बार लिखेगा बेटा, इन चारों के में ज्यादातर तो मोल ही यूज करता है बेटा। क्लियर है, लेकिन आयनिक जैसे कई चैप्टर उसमें इक्विवेलेंट भी दे देगा। क्लियर है, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी भी यूज करता है बेटा। बच्चा कहेगा सर मोल, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी ये कहां से आ गया, तो देखो मोल और इक्विवेलेंट तो करता ही करता है, लेकिन तो अमाउंट पर रिप्रेजेंट करेगी, यूनिट है ये बेटा। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी में क्यों करता है बेटा, मोल क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। यस और नो, सॉल्यूशन के 1 लीटर में, सॉल्यूशन के 1 लीटर में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। क्लियर है, सॉल्यूशन अगर नहीं देगा तो 1 लीटर के रेस्पेक्ट में फिक्स करके करते हैं बेटा। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है तो मोल ही तो क्या हो गई, मोलरिटी के बराबर। क्लियर है, वैसे ही नॉर्मेलिटी क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। यस और नो, और अगर वॉल्यूम नहीं करेगा तो इसको क्या मानते हैं, 1 मानते हैं बेटा। 1 मानते हैं तो 1 लीटर के लिए क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, वही तो क्या हो गई, नॉर्मेलिटी की वैल्यू हो गई। समझ में आ गया। तो स्टोइकियोमेट्री को क्या करते हैं बेटा, कंसंट्रेशन की टर्म में तो करते ही करते हैं, कंसंट्रेशन में मोल, इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी सब। क्लियर है, और क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर गैसेस रिएक्शन है तो वॉल्यूम की टर्म में भी कर सकते हैं। बट स्टोइकियोमेट्री कैन नॉट बी रिटन डायरेक्टली इन डायरेक्टली टर्म्स ऑफ वेट, डायरेक्टली वेट की टर्म में नहीं लिखा सकता। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो इसका रीजन क्या है बेटा, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल की टर्म में लिख सकते हैं, वो गैसेस रिएक्शन है तो वॉल्यूम की टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा, वेट की टर्म में डायरेक्टली नहीं लिख सकते। इसका रीजन क्या है बेटा, मोल से अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो बेटा मोल क्या होता है, n/n। यस और नो, क्लियर बेटा। तो यहाँ से ये बताओ n स्क्वायर क्या होगा, मोल मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, n। यस और नो। अब मैं आपको बेटा 3 अलग अलग केसेस बोल रहा हूँ, H2, N2, O2। क्लियर है, तीनों के लिए अगर मैं बात करूँ, ये बताओ अगर तीनों का 1 मोल है तो ये बताओ इनके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे नहीं होंगे, सेम होंगे बेटा। सभी का मोल अगर इक्वल है तो n से मल्टीप्लाई होकर तीनों के लिए 1 आएगा नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब तीनों के लिए मोल के टर्म में क्या करते हैं, मोल अगर इक्वल है नंबर ऑफ पार्टिकल तीनों के लिए इक्वल होंगे। यस और नो, यस और नो, क्लियर बेटा। नंबर ऑफ पार्टिकल की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। अब बात करें वॉल्यूम की, एनटीपीएच के पेपर हम बात करें बेटा, देखो गैस का वॉल्यूम क्या होता है, लीटर 22.4। यस और नो, क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की तो क्या हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4। यस और नो। अगर मैं बात करूं बेटा हाइड्रोजन गैस है, इसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, मैंने मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई करो 22.4। N2 की बात करें, इसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 42.4। O2 का कितना होगा, 22.4। 2 लीटर के लिए तीनों का कितना होगा, 2 टाइम्स बराबर होगा नहीं होगा,
होगा बेटा। इसका मतलब मोल अगर इक्वल है तो तीनों का वॉल्यूम भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। यस और नो, क्लियर है। अब बात करते हैं वेट पर। वेट पर क्यों नहीं कर सकते बेटा, हमें पता है मोल और वेट का रिलेशन क्या होता है, मोल क्या होता है डब्ल्यू अपॉन एमडब्ल्यू। यस और नो, क्लियर है। तो वेट मेरे पास क्या आ सकता है बेटा, मोल मल्टीप्लाई बाय एमडब्ल्यू। यस और नो, यानी जिसके लिए मुझे वेट चाहिए उसके मोल की वैल्यू को मैं उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। अगर तीनों केसेस के मोल में इक्वल लो, 1 मोल 1 मोल 1 मोल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेना इक्वल है। मोल अगर इक्वल लो बेटा, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, ये बताओ तीनों का वेट इक्वल आएगा या डिफरेंट आएगा, डिफरेंट आएगा बेटा, क्योंकि हमें पता है मोलर मास तीनों का डिफरेंट होता है। यस और नो, इसको करूंगा, इसका मोलर मास कितना होता है 2, तो कितना आएगा मेरे पास वेट 2 ग्राम, तो मल्टीप्लाई 28 से कितना आएगा 28 ग्राम। ये कितना आएगा बेटा 32, तो कितना आएगा 32, यानी क्या में आ गया, ये ध्यान रखना। क्लियर है। यानी मोल अगर फिक्स है अलग अलग स्पीशीज के लिए तो उनके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम क्या आएगा, इक्वल आएगा। मोल अगर इक्वल है तो क्लियर, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो बेटा, लेकिन वेट सभी के लिए क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। इसलिए वेट की टर्म में डायरेक्ट स्टोइकोमेट्री को नहीं लिखा जाता। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा, कोई डाउट? देखो हम आगे लिखो, हम आगे लिखो इस पॉइंट को, देखो the stoichiometry of reaction, the stoichiometry of reaction, the stoichiometry of reaction, the stoichiometry of reaction can be written, the stoichiometry of reaction can be written in terms of concentration, in terms of concentration, terms of concentration, उसके ब्रैकेट लिखो, concentration मतलब यहाँ पर मोल, इक्विवेलेंट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इनमें से दो भी दे रखा हूँ। क्लियर है। Stoichiometry of reaction can be written in terms of concentration, mole equivalent, molarity, normality, इनमें से दो दे रखा हूँ। क्लियर है। can be written in terms of concentration, comma number of particles, number of particles, ब्रैकेट में लिखो, number of particles बताइए, कैपिटल एन बना हुआ है बेटा, ठीक है। चलिए, for gaseous reactions and for gaseous reactions and for gaseous reaction, stoichiometry of reaction, and for gaseous reaction मतलब gaseous species है, gaseous reaction है बेटा। जो gaseous reaction लिखा ना उससे बेटर बेटा species लिख लेना, species, और अकेला जो reactant molecule बेटा उसको भी अपन वीक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड for gaseous species ऐसे लिखना, gaseous species, कंप्लीट रिएक्शन चाहे नहीं हो आप स्पीशीज लिख लेना, एंड फॉर गैसेस स्पीशीज ऐसे लिख लेना, एंड फॉर गैसेस स्पीशीज, ठीक है। स्टोइकोमेट्री एंड फॉर गैसेस स्पीशीज, स्टोइकोमेट्री आल्सो कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, फॉर गैसेस स्पीशीज स्टोइकोमेट्री आल्सो कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, also can be written in terms of volume, in terms of volume, ठीक है। देख लेते हैं ना, बी 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 बट stoichiometry, but stoichiometry cannot be written, but stoichiometry cannot be written
stoichiometry cannot be written directly in terms of weight. Cannot be written directly in terms of weight. Stoichiometry cannot be written directly in terms of weight. W डायरेक्टली वेट के टर्म में आप नहीं लिख सकते। ओके, डायरेक्टली वेट के टर्म में नहीं लिखने का मतलब क्या बेटा, आपको देखा ए का 10 ग्राम है, बी का 20 ग्राम है, तो सी कितना होगा, तो सीधा आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। समझ में आ गया? क्लियर है? अगर तुम्हें वेट के टर्म में कंपैरिजन करना है तो क्या करोगे, वेट को मोल से कंपेयर करके करना है कि 1 मोल का वेट कितना होता तो इतने के लिए कितना होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? अगला स्टेटमेंट देखो, stoichiometry can be written, stoichiometry can be written, stoichiometry can be written in terms of weight. Stoichiometry can be written in terms of weight by comparison with mole. Stoichiometry can be written in terms of weight by comparison with mole. आपको वेट के टर्म में लिखना पड़ा, कैसे करोगे, मोल से कंपेयर करके कि 1 मोल का वेट इतना है और इतने वेट से इतना कर सकते हैं। क्लियर है? वेट के टर्म में लिखना तो कैसे करना बेटा, पहले मोल से आप कंपेयर करना है कि 1 मोल में कितना वेट होगा, 2 में कितना होगा, तो मोल से कंपेयर करना है। क्लियर है? ये तो मैंने स्टेटमेंट बोला बेटा, इसको एग्जांपल जब हम समझेंगे अभी तक आप पेन को भी छोड़ दो और वो छोड़ दो। मैंने क्या बोला बेटा, स्टेटमेंट सुनना, इसको देखो एग्जांपल समझते हैं कि रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को कंसंट्रेशन के टर्म में तो लिखते हैं, मोल, इक्विवेलेंट, मोलरिटी, नॉर्मलिटी जो हमें दे रखी होगी, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में लिख सकते हैं, और अगर कोई गैसेस रिएक्शन हो तो उसे वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं। इसका रीजन मैंने बता दिया, याद है ना, क्योंकि मोल अगर फिक्स है, अलग अलग स्पीशीज के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। क्लियर है? वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्टली वेट के टर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता है बच्चों मोल सेम है, फिर भी वेट सभी का क्या आता है, डिफरेंट आता है, क्योंकि सभी का मोलर मास अलग अलग होगा। यस और नो? क्लियर है? अगर तुम्हें वेट के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखना है, मोल से कंपेयर करके 1 मोल का वेट इतना होगा तो इतने का इतना होगा। क्लियर है बच्चों? अब कैसे करना, क्या करना, समझना इस चीज को। देखो बेटा, अलग टर्म्स में देखो कैसे लिखते हैं, और में देख के जाना अच्छे से। अभी जो मैंने रिएक्शन लिखी थी बेटा, देखो इसको अलग टर्म्स में रिप्रेजेंट करके देखते हैं, N2 + 3H2 गैस। ये जो मैंने आगे लिखे थे कि फिजिकल स्टेट लिखे, ध्यान रखना, नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है, गैस, ये भी क्या है, गैस, ये भी फिजिकल स्टेट है बेटा। तो हमें पता है किसका फॉर्मेशन करेगी, ये अमोनिया, ये भी क्या होता है, गैस। क्लियर है? अब देखो अलग टर्म्स में कैसे लिखना है बच्चों। अगर मैं बात कर देखो, सबसे पहले ज्यादातर किसकी फॉर्म में यूज होता है, मोल के टर्म में होता है बेटा। क्लियर है? ना कुछ नहीं होगा, कितना है, 1 है बेटा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 मोल। ये मैंने मोल के टर्म में लिख दिया, चल के मुझे दिया जाए तो ठीक है, अदरवाइज तो दे रखा है उसको लिख दूंगा। क्लियर है? ये मोल हो गया। ये कितना मोल है बेटा, कितना हो गया, ये 3 मोल। क्लियर है बेटा? ये कितना है बच्चों, 2, तो ये कितना हो गया, 2 मोल। क्लियर है? कंपैरिजन के लिए अलग टर्म में कैसे करते हैं, ये तो मोल के टर्म में हो गया। अब मैं इसको तो नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में, तो बेटा मुझे पता है मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा। तो कैसे करेंगे, देखो आगे ब्रैकेट में मैं हिंट दे रहा हूँ, मुझे पता है बेटा मोल क्या होता है, N/N। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, N इक्वल क्या हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाई बाय N होगा या नहीं होगा, यस और नो होगा बेटा। तो बस अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल में वो कन्वर्ट करना है तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, N से कंपेयर करता जाऊंगा, फिर मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय N इक्वल टू मतलब कितना आ गया, तो ये किसकी वैल्यू बेटा, N मॉलिक्यूल आगे इसके, यस और नो। अरे अगर एटम होता तो एटम का नंबर होता, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल का नंबर, आयन होगा तो आयन का नंबर, यानी N मॉलिक्यूल आ रहा है, यस और नो। क्लियर है? क्या देखो मोल कितने बेटा, 3, तो क्या लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय Na, इसका मतलब इससे कितने मॉलिक्यूल आ गए बेटा, ठीक है, Na मॉलिक्यूल्स, यस और नो। क्लियर है? 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होंगे, 3 मोल में 3 Na मॉलिक्यूल। क्लियर है? ठीक है, ये कितने बेटा, 2, तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय Na, मतलब कितना हो गया, 2 Na मॉलिक्यूल्स,
यस और नो, क्लियर है? ये हमने किसकी टर्म में लिख दिया बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल की टर्म में। अब बात करें गैस का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम की टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों? तो हमें पता है मोल का देखो रिलेशन क्या होता है, मोल क्या होता है V लिटर पर 22.4। यस और नो, एंटीपीएच की कंडीशन पर डिस्कस करेंगे क्योंकि वहां पर टेंपरेचर प्रेशर फिक्स होता है बेटा, क्लियर है? ठीक है, तो क्या करेंगे, V लिटर क्या होता है, मोल मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 22.4। यस और नो, इसका मतलब मुझे वॉल्यूम की टर्म में लिखना है तो मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई करता चलूंगा। यस और नो, देखो बेटा कैसे, मोल कितने थे इसके 1, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 22.4 लीटर, मतलब कितना आ गया 22.4 लीटर ही आ गया, क्लियर है? ठीक है, मोल कितने थे इसके 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, इससे करोगे बेटा तो ये आएगा 67.2 लीटर। यस और नो, क्लियर है? इसके करोगे मोल कितने बच्चों इसके 2 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 22.4, तो कितना आ गया बच्चों 44.8 लीटर। यस और नो, यस और नो, इसे आप सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों, कैसे? अगर 24 देखो 22.4 22.4 22.4 इनको कैंसिल आउट करके कितना हो जाएगा 1 लीटर, ये कितना आएगा 3 लीटर, ये कितना आएगा, यानी सीधा वॉल्यूम की टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसका कोएफिशिएंट 1 था तो 1 लीटर है, ये 3 लीटर होगा, ये 2 लीटर होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? अब लास्ट बात आगे बेटा किसकी टर्म में, वेट की टर्म में। वेट की टर्म में हम कैसे करेंगे, मोल से कंपेयर करके, क्लियर है? मोल से कंपेयर करके हमें पता है बेटा मोल और वेट का रिलेशन क्या होता है, W अपॉन mW। तो यहाँ से वेट अगर कैलकुलेट करना है तो मोल मल्टीप्लाई कर दूंगा mW करूंगा। यस और नो, तो वेट की टर्म में देखो बेटा इसके मोल कितने mW कितना करूं, mW कितना होता है 28 होता है, नाइट्रोजन का ध्यान है ना, वैल्यू क्या करूंगा 28 ग्राम, तो कितना हो जाएगा बेटा 28 ग्राम ही हो गया, क्लियर है? ठीक है, इसके मोल कितने बेटा B मल्टीप्लाई बाय mW कितना करूं, कितना करूं, इस करना है या नहीं करना, ध्यान रखना बेटा। बच्चे नोट में क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इसका mw होगा सर, नो बेटा mw मोलर मास हमेशा 1 रहेगा। बात समझ में आई क्या? कोएफिशिएंट 1 2 3 कितना भी लिखा जा सकता है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, लेकिन आपको mw बताना है तो हमेशा यहाँ पर 1 मोल मान के बताना है। समझ में आ गया? मोलर मास हमेशा किसका होगा 1 मोल का मास, याद है ना? रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डिजिट 1 2 3 कुछ भी लिख देगा, जैसे मान लो यहाँ पर मैं 2 नहीं करता तो इसको 1/2 करना पड़ता नहीं पड़ता, इसको मैं क्या करता बेटा हाफ मोल का मोलर मास देता गया। मोलर मास का मतलब ही क्या होता है 1 मोल का, चाहे डिजिट 1/2 2 3 4 कितना भी लिखा आ जाए, मोलर मास हमेशा 1 मोल मास है, क्लियर है? एक्चुअल मोल कितने 3 और 1 मोल का कितना होता है 2, अरे 1 H1 1 हाइड्रोजन में 1 तो H2 कितना हो गया, तो याद है बेटा? तो क्या कहेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 2 ग्राम में कितना आ गया, वेट की टर्म में 6 ग्राम, और यहाँ पर बेटा मोल कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय अमोनिया कितना लिखूं 70। मैंने क्या कहा यार 2 3 4 से कितना लिखा और मोलर मास mw लिखना 1 मोल का मास, नाइट्रोजन का 7 नाइट्रोजन 14, याद है ना? नाइट्रोजन का 14 ग्राम 1 हाइड्रोजन का 1 तो 3 का कितना हो गया 3 43 कितना 17 तो कितना हो गया बेटा 17 ग्राम में कितना आ गया 34 ग्राम, क्लियर है? मेरा कहने का मतलब क्या था बच्चों, ये तो मैंने आपको मोल से कंपेयर करके बता दिया। इधर ध्यान दो बच्चों, देखो जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की टर्म में कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक स्टेप और लिखूं, मैंने कहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में भी कंपेयर कर सकते हो। इधर ध्यान दो, अगर मैं Na को कैंसिल आउट कर दूं तो यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल हो गया 1 मॉलिक्यूल, यस और नो? यहाँ भी Na कैंसिल आउट कर दूं कितना मॉलिक्यूल हो गया 3 मॉलिक्यूल, यस और नो? ठीक है, यहाँ 2 को कैंसिल आउट कर दूं कितना लिखूंगा, Na को कैंसिल आउट कर दूं कितना हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स, यस और नो? अब देखो बेटा कैसे कर सकते हैं, अगर मैं बात करूं देखो 1 3 2 1 मोल 3 मोल 2 मोल, यस और नो? मोल की टर्म में तो लिखते ही लिखते हैं। फिर अपन ने क्या कहा नंबर ऑफ पार्टिकल की टर्म में भी कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ पार्टिकल किसका नंबर है, ये मॉलिक्यूल तो सारे बेटा, देखो 1 है तो 1 मॉलिक्यूल, यस और नो? 3 है तो 3 मॉलिक्यूल, यस और नो? 2 है तो
टू मॉलिक्यूल। क्लियर है? गैसेज स्पीशीज है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर कोई गैसेज फॉर्म में तो उसे वॉल्यूम में भी लेके आ सकते हैं। एक तो नॉर्मल फॉर्म में से कन्वर्ट करें, लास्ट में कैलकुलेशन क्या आ रहा है, 1 है तो 1 लीटर, 3 है तो 3 लीटर, 2 है तो 2 लीटर। यस और नो? क्लियर है? लेकिन वैसे ही मैंने ये बोला है क्या, 1 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम बोल सकता हूँ क्या? यस और नो? वेट को आप बेटा सीक्वेंस फॉर्म में लेके आके देखो, 1 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम आएगा क्या? नहीं आएगा। समझ में आ गया? वेट के टर्म में लिखना है तो सीधा मत कर देना ये 1 ग्राम होगा, 3 ग्राम होगा, 2 ग्राम होगा। डायरेक्टली वेट के टर्म में नहीं लिख सकते, हमने मोल में लिखा है 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में लिख दिया, ये किसका नंबर है? पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल का है, तो 1 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? गैसेज स्पीशीज है तो वॉल्यूम में भी लिख सकते हैं कैसे, 1 है तो 1 लीटर, 3 है तो 3 लीटर, 2 है तो 2 लीटर। लेकिन वेट के टर्म में डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, 1 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नो बेटा। एक्चुअली में कन्वर्ट करके देखो, मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दिया इसमें, लेकिन वेट को डायरेक्टली लेके आएंगे क्या? यस और नो? सभी बात समझ में आ रही है? नाचो बच्चे बेटे, मेरा कहने का मतलब क्या था, समझ में आ गया? ठीक है। नंबर ऑफ मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बेटा? आयनिक में कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक है, अगर आपको मोलरिटी के टर्म में दे तो क्या होगा? मोलरिटी क्या होती है? 1 लीटर का मोल, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मोलरिटी दे दो 1 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर, 3 मोल पर लीटर। बात समझ में आई क्या? वो आपको अगर चलते क्वेश्चन में दे तो ही करना है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि कई क्वेश्चन आप ऐसे करोगे बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम में, वहां कंपैरिजन आपको किया जाएगा, इक्विवेलेंट मोलरिटी नॉर्मलिटी में आएगा। वो सभी मोल की ही तो फॉर्म होती है बेटा। मोल को अपन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोलरिटी में लेके आ सकते हैं, नॉर्मलिटी में यूज कर सकते हैं। यस और नो? तो वो ध्यान रखना। क्लियर है? वो इक्विवेलेंट मोलरिटी नॉर्मलिटी आयनिक जैसे चैप्टर में चल के हमें डाटा दे रखा हो तो ही हमें यूज करना, अपनी तरफ से नहीं करना। नॉर्मली हम कैलकुलेशंस में मोल को ही अपनी बेस्ट यूनिट मानकर किसी को लिखते हैं। समझ में आ गया? यस और नो? तो डायरेक्टली मेटाफिकेशन के जैसे मैंने स्टेटमेंट दिखाया है, नॉर्मल टीचर दिखाते हैं कि 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल, 1 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 1 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर। मैं डायरेक्ट निकालता था, लेकिन पहले मैंने कन्वर्ट करके बताया, फिर अपन देख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल कितना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मोलरिटी क्यों नहीं लिखे? मोलरिटी इसलिए नहीं लिखे बेटा, मोलरिटी में आता है सॉल्वेंट। बात समझ में आई क्या? मोलरिटी में क्या यूज होता है? सॉल्वेंट यूज होता है। और हम जब कंपैरिजन करते हैं ओवरऑल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में करते हैं कि ओवरऑल सॉल्यूशन में किस कंपोनेंट का कितना मोल है, कितना इक्विवेलेंट है। बात समझ में आई क्या? मोलरिटी में हमें पता क्या आता है? सॉल्वेंट आता है, तो इसे सही से कंपैरिजन नहीं आएगा। ओवरऑल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हम रिजल्ट देखते हैं बेटा। क्लियर है? यस और नो? आपको ब्रैकेट का ब्रैकेट में ये फॉर्म जरूरी ना, तो मैंने लिख के दिए बेटा, आपको सॉल्व करने का तरीका कैसे करना आप लोग। चलिए फिजिकली डायरेक्टली कितना भी जरूरी होता है। अच्छा मस्ट नहीं है, लेकिन वेट लिख के मिलेगा। स्टेट की जरूरत है, केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे चेक करेंगे बेटा, वहां पर जरूरत पड़ेगी, तो वहां फिजिकली स्टेट का वो चेंज हो जाएगा, रिएक्शन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अच्छा लगता है, मेजरमेंट सही आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में और बस डेटा कितना ही होता है, ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता है कि जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में नहीं। लेकिन कोई कुछ ज्यादा पता है कि चैप्टर से आप कंपैरिजन करके अदर चैप्टर्स में जरूर फर्क हो जाता है। कुछ सॉलिड लिक्विड गैस वगैरह होगा तो रिएक्शन की टेंडेंसी अलग होगी।
रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, एक एक चीज मैंने बताई तरीका है क्या करेगा, जैसे कर लेना कैसे कर सकते हैं, ये भी तरीका है। क्लियर है। अब नॉर्मली का देखो टीचर क्या करते हैं, ध्यान दो, देखो क्या होता है केमिकल इंजीनियरिंग जैसे चैप्टर बेटा हो तो बहुत ज्यादा यूज होगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन एग्जामिनर नहीं देगा, ठीक है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगा, कई जगह तुम्हें खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप कई सारे क्वेश्चन गलती करके फिर पता करोगे इस क्वेश्चन में ऐसे किया मतलब मुझे ये करना था, इस क्वेश्चन में ये करना था, या फिर दूसरा तरीका है आपको पहले पता और सब बता रखा है ऐसा ये करना वैसा ये करना। क्लियर है, वही चीज खास कर ध्यान रखना। के कुछ रूल्स होते हैं बेटा, कैसे करना है क्या करना है समझ से करना। फॉर एग्जाम्पल मुझे दे रखा है a प्लस बी कुछ हो सकता है ए सी, यहाँ पर कोई भी रिएक्टिव प्रोडक्ट हो सकती है। क्लियर है, मेरा पर्पज है आपको रूल बताना कि आपको एग्जामिनर की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे तो आपको कैसे करना है। क्लियर है, तो सुनना, if initial moles of reactants and products are given then use them as stoichiometry of reaction। अरे हमें कंपैरिजन करना है, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, तो कम से कम कुछ आइडिया तो होना चाहिए ना, ये इतना ये कितना होगा। क्लियर है, चल के तुम्हें बोल रहा है तो क्या करना है बच्चों, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें दे रखा है उसी को रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्म में यूज करना होगा। समझ में आ गया कैसे बच्चा कहेगा सर कैसे, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें ये दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू सी है। क्लियर है, अगर हमें बोला जाए कि ये 1 मोल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर बोला जाए ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये मान लो ये बोल रहा है 3 मोल है, तो हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चल के तुम्हें जो दे रखा है ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, तो वही यूज करना है। क्लियर है, और ये होता है इसके इनिशियल इफ एट t इक्वल टू 0, इफ एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 का मतलब समझते हो बेटा क्या, टाइम इक्वल शाबाश, t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है मेरा, रिएक्शन रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं है क्या, t इक्वल 0 का मतलब क्या, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ का मतलब क्या बेटा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है। क्लियर है, स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे आपने टाइम एटम बम वाली देखी बेटा, आजकल तो मान लो कैसे उड़ा देते हैं बेटा, आजकल एक्सीडेंट ही कर देते हैं, पुरानी मूवी आपने देखी होगी बेटा, पहले इतने मार के नहीं थे, चलती गाड़ी में गोली मार दे या ऐसे करते फांसी दे दे, पहले इतने आइडियाज नहीं थे, पहले एक आइडिया तो पुरानी फिल्म देखी होगी, हमें इतने गाड़ी के नीचे टाइम हो लगा पता नहीं होता था। ठीक है, तो जैसे सिगरेट पी के गाड़ी बैठता था मिले तो गाड़ी उठाती थी, बिल्कुल मैक्सिमम नहीं करते थे नहीं करते थे, ठीक है, तरीका पता था किसका बेटा वही, आज तो नए नए आइडियाज आ गए, कुछ बुला के मार देते हैं, कैसे ही कहने मतलब क्या है, तो समझना मेरा कहने मतलब है एट इनिशियल इक्वल टू बच्चा कहेगा सर टाइम को भी टाइम कहाँ देते हैं, एक्चुअली उसे देखो टाइम सेट कर दिया, जैसे मान लो 2 मिनट का टाइम सेट कर दिया, ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है टाइमर सेट करने का पर्पस क्या होता है बेटा, 2 मिनट तक तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी, समझ में आई क्या, वो लोग टाइमर सेट करते रहो घड़ी चलती रहती, इसका मतलब क्या है, इतना टाइमर सेट किया है कि अगला वाला क्या है 5 मिनट की बीट मिनट की आराम से बैठ जाए, कम से कम 5 मिनट का टाइम दो ना, पहले को गया फायदा क्या उस चीज का, तो 5 मिनट का टाइमर सेट करके देते हैं, अगला काम क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आइडिया लगा के, लेकिन जैसे वो टाइम पूरा होता है जितना टाइमर सेट किया था इतने में वही बात है टाइम स्टार्ट हुआ, बात समझ में आई, तो t इक्वल टू 0 का मतलब वो समझ सकते हो बेटा, वहां तक तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी, और हमें पता है एटम यानी इसमें बॉम्ब वगैरह यूज करते हैं वो कौन सी रिएक्शन होती है, तो उनको तो कंप्लीट होने में क्या होता है नैनो सेकंड लगता है, 1 सेकंड तो होने नहीं देता। क्लियर है बेटा, तो वही होता है एक्चुअल मतलब क्या है, t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, a और b और c स्टार्टिंग में जितने थे उतने के उतने हैं। क्लियर है, टाइम स्टार्ट हो गया t इक्वल टू 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ भी है, इसका मतलब क्या है ए और बी को हमने एक साथ रख दिया है रिएक्शन करने के लिए और वो सी में कन्वर्ट होने लग गए हैं, समझ में आ गया। क्लियर है बेटा, यस और नो, देखो ठीक है, ठीक है, next point go to initial moles of reactants and products, if initial moles of reactants and products
इफ इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, लिखा ना इनिशियल, इसके आगे ब्रैकेट में लिखना है एट टी इक्वल टू 0। इनिशियल मतलब क्या है, एट टी इक्वल टू 0, ठीक है, एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। If initial moles of reactants and products are given, reactants and products, देखिए प्रोडक्ट के डेरे में कोई बेटा मान के चलना, initial moles of reactants and products are given, then use them, in stoichiometry of reactants and products। कल के तुम्हें बोला है तो क्या करना बेटा, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री की फॉर्म में मानना है, यूज करना है, क्लियर है। If initial moles of reactants and products are given, then use them as stoichiometry of reactants and products, clear बेटा। फॉर एग्जांपल लिख लो, क्लियर है। पहले तो बेटा नॉर्मल सी कंडीशन पे चल के बोला जाएगा ए इतना है, बी इतना, सी इतना है, तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जैसे बोला है वैसे वैसा उन्हें को यूज करो, क्लियर है बेटा। अपना दिमाग लगाने वाली बात क्या, if initial moles of reactants and products are not given, नहीं दे रखा है तो तुम्हें क्या करना है, then the stoichiometric coefficients of reactants are used as stoichiometry of reactant and stoichiometry of product is considered 0 in this condition। मैंने क्या बोला बेटा, सुना, फॉर एग्जांपल मुझे कोई दूसरे की एग्जांपल लिख लेना पे वाले प्रैक्टिकल कंडीशन कंडीशन एग्जांपल लिख लेना। चलो देखो मैं दूसरी कंडीशन लिखा बेटा, समझ से जाना, सपोज मुझे ये दे रखा है 1 + 2 = 3c, क्लियर है, 1 + 2 = 3c, समझना बेटा इस चीज को। मुझे कोई रिएक्शन दे रखी थी 1 + 2b = 3c, मुझे कुछ नहीं बोला है a कितना है, b कितना है, c कितना है, लेकिन कंपैरिजन के लिए कम से कम कोई आइडिया तो होना चाहिए ना, ये इतना है, ये इतना है, तो ये क्या होगा, एक स्टैंड होना चाहिए बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, a का कोएफिशिएंट कितना बेटा 1, तो इसको a की स्टोइकियोमेट्री मानूंगा 1 मोल, क्लियर है बेटा। नहीं दे रखा है तो यहाँ चाहे 1 भी हो बेटा, यहाँ भले ही 1 है लेकिन सर्किट में बोल देता 5 मोल है तो ये 5 के लेना, आपको चल के देता तो चल के दे दो, अपना दिमाग नहीं लगाना, क्लियर है बेटा। अगर इसकी बात है बेटा, देखो नहीं दे रखा है, ये कितना लिखा है 2, तो इसको क्या मानो 2 मानो बेटा, क्लियर है। और नहीं दे रखा तो ये कितना मानना चाहिए, क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, बिल्कुल बेटा। देखो बच्चों एक्चुअली में क्या बच्चा कहेगा सर पीछे वाले में तो दे रखा था ना, पीछे वाले में दे रखा सी इतना मोल है, इसका मतलब रिएक्शन इनिशियल पॉइंट पर नहीं है, आपको किसी बीच के पॉइंट पर कंसीडर किया गया था। कैसे, ये जान लो, मेरा तो ये राइट हैंड मार्कर वाला बेटा ये मान लो रिएक्टेंट है, क्लियर है, और लेफ्ट हैंड ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट को, क्लियर है। अब रिएक्शन को हम क्या मानते हैं, एक्चुअल मानते हैं, इनिशियल में कौन सा अगर माने तो रिएक्टेंट मान लो कुछ भी बेटा, ठीक है, रिएक्टेंट कुछ भी है, ये मान लो आपका रिएक्टेंट है बेटा, ये है प्रोडक्ट, क्लियर है। अब रिएक्टेंट के मान लो स्टार्टिंग में 10 मोल है, ये तो स्टार्टिंग में 0 होगा, स्टार्टिंग की बात करूं तो यानी रिएक्शन के इनिशियल पॉइंट पर, क्लियर है, रिएक्टेंट थोड़ा बहुत रिएक्शन करेगा तो ही तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, यस और नो, क्लियर है बेटा। इसका मतलब ये स्टार्टिंग में क्या होगा 0, बच्चा कहेगा सर आपने 3 मोल क्यों दिए, वो एग्जाम में चल के दिए, इसका मतलब क्या है कि मान लो 10 सेकंड बाद क्या होता है, ये 8 मोल बच जाते हैं, तो ये 2 मोल कहां चले गए, उसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, ये मान लो 2 मोल हो गया, क्लियर है। कुछ टाइम बाद ये मान लो बेटा 5 मोल में कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा, अरे रिएक्टेंट ही तो होता है बच्चों प्रोडक्ट में कन्वर्ट, यस और नो, क्लियर है बेटा। तो क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट है बेटा, ये मान लो 8 से 5 मोल बच गया, मतलब ये कितना बन गया 5 मोल, समझ में आया मेरा कहने का मतलब क्या है। अगर तुम्हें चल के समझना इस बात को, अगर तुम्हें चल के बोला है कि प्रोडक्ट इतना है, इसका मतलब रिएक्शन को उसने इनिशियल पॉइंट पर कंसीडर नहीं किया है,
और रिएक्शन किसी बॉन्ड से स्टार्ट करनी है जहां पर प्रोडक्ट ऑलरेडी कुछ ना कुछ अमाउंट में है। समझ में आ गया? लेकिन कुछ नहीं बोले तो क्या मानना है, अपनी तरफ से रिएक्शन को क्या करना है, इनिशियल पॉइंट से कंसीडर करना है जहां पर प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। बेटा समझ में आ रहा है? क्लियर है? मैंने क्या बोला है, चल के अगर तुम्हें बोल रहा है कि कोई प्रोडक्ट वो इतना अमाउंट में है, इतना मोल है, इतना है, वो है, जो भी है, एक बात तो श्योर है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। इसका मतलब रिएक्शन इनिशियल पॉइंट पर तो नहीं है बेटा। क्लियर है? हमें बीच का कोई पॉइंट दे रखा है जहां से हमें रिएक्शन को स्टार्ट करके मानना है, यहाँ से हमें आगे स्टडी करनी है। समझ में आ गया? लेकिन कुछ भी नहीं बोले, अब हमें ना रिएक्टेंट दे रखा, ना प्रोडक्ट दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, तो अपनी मर्जी से किसी बीच के पॉइंट पर मानेंगे क्या? नहीं बेटा, अपनी मर्जी से आपको कहां से कंसीडर करना है, इनिशियल पॉइंट से कंसीडर करना है जहां पर प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। जो प्रोडक्ट होगा वो तो कब बनेगा, जब थोड़ी बहुत रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, थोड़ा बहुत रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब मेरा स्टेटमेंट क्या है सुनना, अगर तुम्हें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन या मोल नहीं दिए जाए तो रिएक्टेंट के जो कोएफिशिएंट होते हैं उन्हीं को स्टोइकियोमेट्री की फॉर्म में यूज करना है, और जो प्रोडक्ट है स्टोइकियोमेट्री कितनी लेनी है। समझ में आ गया? इनिशियल पॉइंट पर ये मान लो 1 हो या 2 मान लो, तो ये 0, ये तो कुछ टाइम बाद रिएक्शन करके इसमें कन्वर्ट होगा। बच्चा करने से ये कितना बनेगा, के बाद ये बताऊंगा कि ये कितना बनेगा, कैसे बनेगा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? देखो अगला पॉइंट देखो, इफ initial moles of if initial moles of reactants and products are not given, if initial moles of reactants and products are not given, if initial moles of reactants and products are not given, then the stoichiometric coefficients, stoichiometric coefficients समझ रहे हो ना, तो पहले लिखने डिजिट्स होंगी, ठीक है। Then the stoichiometric coefficients of reactants, then the stoichiometric coefficients of reactants, then the stoichiometric coefficients of reactants used as stoichiometry of reactants, and the stoichiometric coefficients are used as stoichiometry of reactants. The stoichiometry of product and the stoichiometry of product is considered zero in this condition. Stoichiometry of product is considered zero in this condition. Stoichiometry of product is considered zero in this condition. क्योंकि चल के तुम्हें जब तक तुम्हें नहीं बोला जाए कि प्रोडक्ट कितना है, इसका मतलब आपको इनिशियल पॉइंट से ही कंसीडर करना है। ये बेटा जैसा फॉर एग्जांपल देखो बेटा, एक समझाते हैं। मैंने बोला है सुना अच्छे से, इस बच्चे ने नोट नहीं किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मैथ से लेना। If initial moles of reactants and products are not given, then the stoichiometric coefficients of reactants are used as stoichiometry of reactants. Here, then the stoichiometric coefficients of reactants are used as stoichiometry of reactants, and the stoichiometry of product is considered zero in this condition. Clear है? और चलो फिर सभी फिर बताता हूँ। चलिए नोट तो करिए।
Yes or no? The stoichiometry of product is considered zero in this condition, and the stoichiometry of product is considered zero zero मानेंगे in this condition. क्लियर? चलो बेटा देखो बात करते हैं छवि नोट कर लिया। चलो बेटा देखो बात करके समझ इस चीज को। अपने इस स्टडीज में क्या बोला ये चीजें बेटा आप क्वेश्चन गलत कर करके रटोगे। सर ने कहा कि इस क्वेश्चन में मैंने ये किया, तुम्हें ये ध्यान रखना। नो, पहले तुम्हें ध्यान आना चाहिए एक्चुअली क्या है, क्या कंडीशन है, क्या क्या अप्लाई करना है। सर यहाँ पर ये क्यों कर रहे हैं, वहां पर वो क्यों कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। क्लियर है? देखो बेटा कैसे हमने क्या कहा, पहली कंडीशन हमने क्या ली थी, अगर चल के तुम्हें क्या बोला जाए ए इतना है, बी इतना, सी इतना है, ए मोल, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, कोई दिक्कत नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना। जैसे बोला है स्टार्टिंग में ए का 1 मोल लिया है, बी का 2 मोल है, सी का 5 मोल है, जैसे बोला है वैसे कर दो। हाँ टी इक्वल 0 अपन इनिशियल वाले की ही बात कर रहे हैं बेटा। कुछ टाइम बाद कितना होगा वो इसके बाद डिस्कस करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में जब कुछ ब्रेक हो जाएगा, ये कुछ ब्रेक होंगे तभी तो ये बनेगा, तो बाद में बात करेंगे बेटा इसके बाद। क्लियर है? स्टार्टिंग इनिशियल कोड की बात करेंगे। तो मैंने क्या कहा, चल के तुम्हें बोला है ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको यूज करना है। क्लियर है? लेकिन चल के तुम्हें नहीं बोला क्या ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, ध्यान दो। तो क्या करना है बच्चों, अरे रिएक्शन को रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए, स्टडी करने के लिए कुछ ना कुछ डाटा तो होना चाहिए, कोई बेस तो होना चाहिए ना। उस कंडीशन में क्या करेंगे, ए का जो कोएफिशिएंट है बेटा वो ए की स्टोइकियोमेट्री मानी जाएगी। क्लियर है बेटा? कितना है यहाँ पर 1, तो 1 मोल लिख देंगे स्टडी करने के लिए कि ये अगर 1 मोल होता है स्टार्टिंग में, बी का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पर क्या लेंगे 2 मोल। क्लियर है? लेकिन सी का कितना लेंगे 0। क्यों? चल के नहीं बोला है तो हमें रिएक्शन को स्टार्टिंग से कंसीडर करना है t इक्वल टू 0 से, और स्टार्टिंग में c क्या होगा 0 ही होगा। c का फॉर्मेशन तो कुछ टाइम बाद होगा जब रिएक्टेंट थोड़ा बहुत रिएक्शन कर जाएंगे। क्लियर है बेटा? यस और नो? तो हमने क्या बोला, अगर तुम्हें चल के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री नहीं दे रखी है तो रिएक्टेंट के जो कोएफिशिएंट होंगे वही उनकी स्टोइकियोमेट्री के फॉर्म में माना जाएगा। क्लियर है बेटा? और जो प्रोडक्ट है उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी लेनी है आपको 0 लेनी है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? प्लीज सभी आप कोई डाउट? यस और नो? देखिए कौन समझ रहा है, क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे का। भाई बात समझ में आ गई, इसलिए एक एक चीज बता रहा हूँ। यस और नो? अभी जो t इक्वल 0 खाली इनकी बात करें, ये कितना ब्रेक होगा, ये कितना बनेगा, ये इसके बाद डिस्कस करेंगे। क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट कंडीशन लिखो बेटा, नेक्स्ट कंडीशन लिखो। एक और जो मजेदार कंडीशन लिखो, if initial moles of reactants and products, if initial moles of reactants and products, if initial moles of reactants and products are not given, if initial moles of reactants and products are not given, then but given equal for all reactants, if initial moles of reactants and products are not given, okay, but given equal for all reactants, but given equal for all reactants, okay, but given equal for all reactants, then use one, then use one as stoichiometry of all reactants, then use one as stoichiometry of all reactants, then use one as stoichiometry of all reactants। ठीक है? ये बताओ रिएक्टेंट्स का तो वन मान लेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो कितना मानेंगे 0। जब तक नहीं बोला जाए अपनी तरफ से प्रोडक्ट को क्या मानना है 0 ही मानना है बेटा। क्लियर है? एंड द स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट है, स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट है
is considered 0 and the stoichiometry of product is considered 0 in this condition, and the stoichiometry of product is considered 0 in this condition, considered 0 in this condition. देखिए बेटा मैंने क्या बोला बेटा, स्टेटमेंट सुनना और फिर इसको समझना, ठीक है। देखो मैंने अब क्या कंडीशन, हर कंडीशन मिलेगी आपको कुछ नहीं घुमा कर, सारे चैप्टर्स में ध्यान रखना। इसमें क्या बोला है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के हमें इनिशियल मोल नहीं दिए गए हैं बेटा, लेकिन हमें एक हिंट दे दिया है, क्या रिएक्टेंट के इनिशियल मोल क्या है, इक्वल है, बस इतना बोला गया। कितने हैं हमें नहीं पता, लेकिन कितने बोले गए, इक्वल है बेटा, क्लियर है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इनिशियल मोल हमें नहीं दे रखे, ना ही रिएक्टेंट के ना ही प्रोडक्ट के, लेकिन क्या बोला गया है, रिएक्टेंट के इनिशियल मोल क्या है, इक्वल है। इस कंडीशन में क्या करना है, तो देखो बच्चा कंफ्यूज कहाँ होगा, समझना बेटा इस चीज को। फॉर एग्जांपल ये कोई रिएक्शन है, क्लियर है, ये कोई रिएक्शन है, बच्चा क्या कहेगा, सर ने कहा था अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के इनिशियल मोल वगैरह नहीं दिए जाए, चल के बोला जाए इनिशियल यानी t इक्वल टू 0 पर ये इतना है, ये इतना, ये इतना, कोई दिक्कत नहीं है, चल के नहीं बोला जाए, सर ने कहा था कोफिशिएंट का यूज कर लेना, ये 1 है तो 1 ले लूंगा, 2 है तो 2 ले लूंगा, लेकिन इसमें एक और कंडीशन क्या फंसा दी बेटा, इक्वल है, यस और नो। स्टार्टिंग में ए और बी दोनों इक्वल है, मतलब बच्चा कंफ्यूज होगा। अब क्या करूं, इसको एक इसको दो ले नहीं सकता, 1 और 2 तो ले नहीं सकता, क्या बोला गया है, इक्वल है। अब बच्चा कंफ्यूज हो तो क्या लूं, दोनों को इक्वल लेना है, लेकिन ये 1 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि सर 1 1 2 या 2 2 लूं, कोएफिशिएंट चाहे कितना हो, रिएक्टेंट का इक्वल बोल दिया, फिर क्या ले लेना, चाहे कोएफिशिएंट कितना भी हो, समझ में आ गया, यस और नो। और जब तक चल के तुम्हें नहीं बोला जाए कि प्रोडक्ट कितना है, तब तक हमें कितना लेना है, 0 ही लेना है, समझ में आ गया, यस और नो, ठीक है। तो मेरा स्टेटमेंट क्या था, बेटा दोबारा सुन लेना, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इनिशियल मोल वगैरह नहीं दिए जाए, आर नॉट गिवन, क्लियर है, बट गिवन इक्वल फॉर ऑल रिएक्टेंट्स, ये बोला गया है सभी रिएक्टेंट के इनिशियल मोल इक्वल है, तो तुम्हें तो रिएक्शन लिख के दे दी, बच्चा कहेगा सर ने दे तो नहीं लिखा, क्वेश्चन में दे तो नहीं लिखा, मुझे अपनी तरफ से यूज करना है, तो ऐसी को रिएक्शन आपको 1 लूं या 2 लूं, इक्वल बोल दिया तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 1 लेना है या 2 लेना है, डिफरेंट डिफरेंट तो ले नहीं सकता, 1 लो या 2 लो, तो सभी का 1 1 मान के स्टार्ट कर देना, 1 मोर, समझ में आ गया। जब तक मुझे नहीं बोला जाए मुझे प्रोडक्ट कितना लेना है, प्रोडक्ट वाला लेना है बेटा 0, समझ में आ गया, क्लियर है, यस और नो, बात समझ में आ गई। 1 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि कम से कम एक फिक्स आइडिया डिसाइड करने के लिए 1 क्या होता है, यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट, अगर 1 है तो 1 के रेस्पेक्ट में इजीली कंपेयर कर सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि 1 के अलावा कोई अदर डाटा लेते हैं 2 3 तो लेने में कितना भी ले सकते हैं, तो कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होता बेटा, क्लियर है। तो सभी के लिए एक यूनिफॉर्म रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए यूनिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1 1 से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मैं चल के बोल रहा है कि इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, तो कितना भी हो जाए 1 1 से स्टार्ट कर दो, बात खत्म, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर बेटा। एग्जांपल लिखो, आप समझ आ गई प्लीज, 1 के लिए फर्स्ट में हिंट दे दिया सभी का इक्वल है, चल के मैं बोल रहा है कि 2 2 मोल लेने हैं और दोनों के इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता भी नहीं रहा कितने लिए गए हैं, तो अपनी सोच से डिसाइड करना, तो कंफ्यूज मत होना कि 1 लूं 2 लूं 3 लूं, सभी का 1 1 से स्टार्ट करना, क्लियर है। ये तो मैंने बात की बेटा कि स्टार्टिंग में हमें कैसे स्टार्ट करना है, ये इतना क्लियर है। अब जैसे मान लो हमें पता है बेटा टी कुछ टाइम बाद बनेगा, कुछ टाइम बाद जो प्रोडक्ट होगा कुछ बनेगा नहीं बनेगा, वो कब बनेगा, जब रिएक्टेंट थोड़ा बहुत डिसोसिएट होगा, वही डिसोसिएशन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कि ए और बी कितना ब्रेक होगा और कितना बनेगा, इसका आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की ए और बी कैसे ब्रेक होंगे और जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे बनेगा, समझ में आ गया। तो इससे पहले आपको स्टोइकियोमेट्री का बेसिक आइडिया होना जरूरी है बेटा, एक एक चीज मैंने बताई है डिटेल से, ताकि क्वेश्चंस में आपको रटना नहीं पड़े, सर ने यहाँ पर ये क्यों किया वो क्यों किया, क्लियर है, ठीक है। और कोई भी लेक्चर में नो डाउट आप पहली बार पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिपीटर में 575 मार्क्स है, 12 आलम 570 है,
वही फेल जाते हैं क्लास में, ऐसी चीजें बताते हैं उनको ही नहीं अच्छा चाहिए आई तो नहीं, लेकिन कुछ चीजों में वही फेल जाते हैं। तो अपने बच्चे 550+ वाले सब्जेक्ट में 6-7 बच्चे क्लास ले रहे हैं, कोई हाथ ऊपर करते थे पता नहीं कैसे होगा, तो तुमको टेक्निकल प्रश्न क्लियर है। लेकिन जो चीज तुम्हें समझाई जाए कॉपी जाके एक बार रिवाइज करो, कॉपी एक दो बार रिवाइज करके पाठक से करके समझ में नहीं आई फिर पूछो सर कैसे हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, कॉपी रिवाइज करोगे एक एक चीज समझाई होगी, सर ने कहा ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, हर चीज तो इसलिए लिखाई जा रही है। तो सर का बोला हुआ भले ही 2 दिन में भूल सकते हो, लेकिन ये चीज ऐसे 6 महीने बाद में रिवाइज करोगे एक एक चीज दिमाग में आएगी, कैसे होगा क्या होगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो कॉपी अच्छे से रिवाइज करना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन से। क्लियर है बेटा, यहाँ तक अच्छे से करना। और एक काम करना, हाँ आज सैटरडे है ना, मंडे को रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे। तो कुछ भी हो जाए, संडे को पूरा टाइम है, बच्चा वीडियो लेक्चर्स देख सकता है, कैसे भी कुछ भी वीडियो लेक्चर्स मांग सकता है, कोचिंग में आके डाउट्स पूछ सकता है, कॉपी में है तो इसे मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी में या फिर वीडियो लेक्चर्स में कोई भी डाउट आए, सर आपने यहाँ पे ये क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं हेल्प कर दूंगा। वीडियो लेक्चर्स मांग सकता है, संडे को कल आके पूछ सकता है, लेकिन मंडे को क्वेश्चन में साथ लेके आना, अपनी तरफ से ट्राई करना है। सर प्लीज वॉइस का कुछ करो मंडे तक, संडे तक का सर वैसे किए बेटा, ठीक है। तुम नेटवर्क का कुछ करना, नेटवर्क प्रॉब्लम है, पापा पे के रिचार्ज करवाना बेटा, शायद एमपी खत्म हो गई, हाँ ठीक है। चलो बेटा, तो ये ध्यान रखना, मंडे को क्वेश्चन बैंक साथ लेके आना है रेडॉक्स का, और अपनी तरफ से बेटा ट्राई करो, जो डाउट होंगे वो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो नया बच्चा वो पहले कॉपी अच्छे से रिवाइज करो बेटा, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे